जीएस का जो कॉमन पेपर है इसके डिस्कशन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर से शुरुआत हम लोग करते हैं 39 से। इसके पहले का क्वेश्चन आपका मैथ का है, 8 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है, देखें इसको। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। एक्चुअल पॉइंट ये है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। करेक्ट इसका आंसर है ए, रेड ब्लड सेल्स, यानी आरबीसी, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जो आरबीसी है इसमें बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस नहीं होती है, उपस्थिति नहीं होती है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ पॉइंट्स को हम जान लें। ये एक्चुअली में सेल इनसाइड सेल कहलाता है। कोशिका के अंदर कोशिका इसको हम लोग कहते हैं कॉमनली, एक नॉर्मल भाषा में। ऐसा इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर इंडिपेंडेंट डीएनए, आरएनए या राइबोसोम, इस प्रकार की चीजें पाई जाती है जो कि ऑलरेडी किसी सेल में होती है, कोशिका में होती है, उसके न्यूक्लियस में होती है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया में अलग से ये चीजें होती है, इसीलिए इसको सेल के अंदर सेल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बेसिकली ब्रीथिंग ऑर्गन कहलाता है। श्वसन तंत्र या अंग जो है ये बॉडी का कहलाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलें अगर, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये देखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनसाइड इसके अंदर एक विशेष प्रकार का लिक्विड पाया जाता है जिसको मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। और इस मैट्रिक्स के अंदर एक जो केमिकल साइक्लिक प्रोसेस होता है उसको ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की एक क्रिया भी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, ठीक है, ये क्रिया होती है ये। और दूसरी बात ये, इसमें एक और क्रेब्स साइकिल या कर्ब्स साइकिल होता है, ये भी एक प्रोसेस होता है। इन दो प्रोसेस की सहायता से, ठीक, इन दो प्रोसेस की सहायता से, यानी ईटीएस के प्रोसेस से, ईटीएस एंड ये कर्ब साइकिल, इन दोनों प्रोसेस से वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का एक अणु 30 एटीपी ऊर्जा देता है या एनर्जी में बदलता है 30 एटीपी, और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल हमारी बॉडी करती है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा फाइनली कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनर्जी प्रोवाइडर है हमारे शरीर का, यानी जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाता है, शरीर में जाता है, उसको ऊर्जा के रूप में बदलने का कार्य करती है एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। और जिस प्रोसेस के थ्रू करती है उसमें दो प्रोसेस शामिल है, एक ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं इसको, इसकी प्रोसेस, और दूसरा कर्व साइकिल। इन दोनों के हेल्प से ये काम होता है, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि दो प्रोसेस से होता है, और इस तरह से जो एनर्जी प्राप्त होती है उस एनर्जी से हमारा बॉडी जो है वो तरह का जो भी वर्क होता है वो कंप्लीट करता है, ठीक। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में इंडिपेंडेंट रूप से डीएनए, आरएनए और ये राइबोसोम पाए जाते हैं। इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना है। तो इस करेक्ट आंसर इसका हुआ रेड ब्लड सेल, ठीक है। जो लाल रक्त कोशिका ये जो है ये मानव शरीर में मौजूद एक ऐसी सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, बाद बाकी सारे सेल्स जो होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले यहां पे देखिए कि ये जो TRD3 है बीपीएससी के द्वारा, इसमें से एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस आधारित जो 24 अप्रैल से एक बैच स्टार्ट है, ऑफर फी 499 है, ठीक है। इसमें ट्रेवलिंग काफ़ी तेज़ी से रिवीजन करवाया जाएगा, फास्ट ट्रैक रिवीजन है, और इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए इसमें से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। कॉमन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार आपके सामने भी आया होगा।
द फैट प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ द स्किन, है ना। स्किन के अंदर जो हमारे यहाँ जो फैट प्रेजेंट होता है, फैट जिसको हम त्वचा कहते हैं, ये एक्चुअली में एक ऐसा लेयर बनाता है जो हमारे शरीर की हीट को बाहर निकलने से रोकता है, यानी हमारी बॉडी को गर्म रखने का काम करता है एक्चुअली में ये हीट यानी फैट। तो करेक्ट है, शरीर से उष्मा की क्षति को रोकने का कार्य करता है फैट। कॉमन क्वेश्चन का आंसर ये हो गया ए, ठीक है। अब यहाँ पे फैट से रिलेटेड एक पॉइंट में बता दूं आपको कि फैट का जब पाचन होता है यानी डाइजेशन, जब फैट का डाइजेशन होगा, पाचन होगा, तो पाचन के बाद क्या होगा, ये ब्रेक हो जाता है फैटी एसिड अब प्लस में ग्लिसरॉल, है ना। फैटी अम्ल प्लस में ग्लिसरॉल, ये दो चीजों में ये जो फैट है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये तो फैट की बात हो गई। शरीर से उष्मा की क्षति को कम करता है, रोकता है, बॉडी को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है ना। तो उष्मा को निकालने से, बाहर रोकने का काम करता है ये एक्चुअली में फैट। करेक्ट आंसर इसमें शरीर से उष्मा की क्षति हो गई, ठीक है, बॉडी हीट लॉसेस। ये आगे चलिए। जब कहा जा रहा है कि आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है, यानी व्हेन डस्ट गेट्स इन द आई व्हिच पार्ट ऑफ इट स्वेल्स एंड टर्न्स रेड। देखिए इसमें बहुत कॉमन सी बात है कि जो हमारी आई का आगे का पार्ट होगा वही बेसिकली इससे इफेक्टिव ज्यादा होगा, है ना। और इस प्रकार का धूल का कर, इंसेक्ट, इस प्रकार की चीजें जो होती है जब चली जाती है तो जो इफेक्टिव होने वाला होता है पार्ट वो एक्सट्रीम होता है कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा इसको नेत्र सस्लेंसता जो भी हम नाम दें ये कहा जाता है। अब यहाँ बात को समझना है, एक्चुअली में ये जो है ना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी आई में। क्या प्ले करता है, ये द्रव का स्रवन करता है, द्रव का स्रवन यानी म्यूकस, म्यूकस को ये रिलीज करता है, ठीक है। टीयर, आंसू यहीं से निकलते हैं। और ये म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो है हमारी आंखों को माइक्रोब से बचाता है, एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह कोई कीट चला जाए तो उससे बचाने का काम एक्चुअली में यही करता है, ठीक। तो धूल वगैरह जाए या कीट कुछ भी जाए तो उसमें से ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होने वाला पार्ट्स है, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। तो करेक्ट आंसर इसमें हुआ। अब मैं थोड़ी सी बात इसमें कर दूं आपको कॉर्निया की। कॉर्निया एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी आई का, ये जो है ब्लडलेस पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ब्लडलेस पार्ट यानी रक्तहीन भाग जिसको कहते हैं, इसमें ब्लड नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये डोनेटेड पार्ट ऑफ आई होता है, डोनेटेड पार्ट ऑफ आई, आंख का दान देने वाला भाग, देने वाला भाग, है ना। कई बार हम लोग सुनते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे को अपना आई डोनेट किया, आंख दान दिया। तो दान देने का एक्चुअल मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल मतलब यहाँ पे हुआ कि पूरी आंख को नहीं बल्कि केवल वो अपना एक पार्ट देता है, यानी कॉर्निया डोनेट करता है, कॉर्निया डोनेट करता है, ठीक है। तो दो पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट हो गए, एक ब्लडलेस पार्ट हो गया, डोनेटेड पार्ट हो गया ये, ठीक है। उसके बाद आई संबंधित एक और पॉइंट है कि जो हम लोगों का ह्यूमन आई होता है, ठीक, ह्यूमन आई, इसमें जो लेंस होते हैं ये कन्वेक्स होते हैं, कन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है। और ये कन्वेक्स लेंस किस चीज का बना होगा, अगर क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ जाए तो कन्वेक्स लेंस जो है टिश्यू का बना होता है, टिश्यू यानी उत्तक, जिसको हिंदी में उत्तक कहते हैं, उसका ये बना होता है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस। लेकिन आज के समय में जो हम लोग ऑप्टिकल चश्मे वगैरह यूज करते हैं उसमें ये टिश्यू का बना हुआ कॉन्वेक्स लेंस नहीं आएगा, ये तो नेचुरल चीज है ना। तो वो आर्टिफिशियल होता है, फ्लिंट कांच जैसी चीजें होती है, ऐसे कांच के ये आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं। इसमें एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जो बैक पार्ट ऑफ आई है ना, आंख का सबसे पीछे का भाग यह है रेटिना, रेटिना। और इस पर क्या बनता है, इमेज, इमेज, इमेज भी कैसा, इन्वर्टेड, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा।
जो रेटिना पर हमारा इमेज बनता है एक्चुअली में उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से इतने पॉइंट्स हैं ये आइज से रिलेटेड, इसको दिमाग में रखना है। अधिक क्वेश्चंस पूछा जाता है बेसिकली इसमें से, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है, एक बात ये। और अगर कहा जाए कि लाइट जो हमारी आई में जाती है वो किसके माध्यम से जाती है, तो ये लाइट एंटर बाय प्यूपिल, प्यूपिल के माध्यम से प्रकाश आंखों में एंटर करती है या उसमें जाती है, ठीक है। इतने पॉइंट्स को याद रखेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, प्लांट्स द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, यानी बाय व्हाट मींस इज द एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। जब पौधे अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो उनको सन की लाइट जरूरत होती है, उनको वाटर की जरूरत होती है। तो जो वाटर वो गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं पानी को, वो अगर एक्सेस हो जाए, ठीक है, तो एक्सेस जब हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो उसको वो जिस मेथड से बाहर की ओर निकालते हैं, है, वो जो मेथड हमारा होता है ये कहलाता है वाष्पोत्सर्जन, या इसको हम ट्रांसपीरेशन के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा सी, दैट इज कॉल्ड सी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि वेपर से के रूप में धीरे धीरे करके वो पानी निकलते रहती है, और सुबह में जब आप उठ के देखेंगे तो पत्ते के ऊपर इस तरह का ड्रॉप मिलेगा आपको, पत्ते के ऊपर, है ना। वो एक्चुअली में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन के माध्यम से ही पानी वो जो है प्रेशराइज्ड होकर निकलता है, करेक्ट, ये हो गया। डिफ्यूजन का यहाँ पे जो डिफ्यूजन एक्चुअली में जो होता है, इसका बेसिक मीनिंग की लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, एक से दूसरे में सॉल्वेंट की सहायता से सॉल्यूट का मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। ये जो होता है ये डिफ्यूजन के नाम से जाना जाता है, कि जो सॉल्यूट है मतलब कम मात्रा वाली पानी, कम मात्रा, सॉल्यूट, सॉल्यूट जैसे सुगर इन वाटर। पानी में अगर चीनी की बात की जाए तो सुगर जो यहाँ पे है ये सॉल्यूट है, ध्यान रखने वाली बात है, जो कम मात्रा में है। पानी सॉल्वेंट है जो अधिक मात्रा में है। तो इस सॉल्यूट पार्टिकल्स जो यहाँ पे होते हैं, ये अगर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की ओर चलें, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसका अपोजिट जब होगा तो कहलाएगा ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का उपयोग होता है, इसमें नहीं होता है, डिफ्यूजन में नहीं होता है। डिफरेंस बेसिक दोनों के बीच यही होती है। तो करेक्ट यहाँ पे आंसर जो है ये ट्रांसपीरेशन की है। करेक्ट आंसर हमारे पास है ट्रांसपीरेशन, ये 42 का आंसर, ध्यान रखिएगा। 43 पे आते हैं, निम्न रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट्स हैज द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल इट्स कंपाउंड्स। फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ये एक्चुअली में कितना होता है, 7। हमेशा इसकी टेंडेंसी है कि एक हम लेने के बाद 8 बना लें, 8 हो जाए हमारा। एक लेने का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्ट करना। और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट की बात हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर -1 चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आएगा, -1, ठीक है। तो यही जो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन जो है, जो वैलेंस है, वैलेंसी जो हुई, इसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहा
ऑक्सीडेशन स्टेट इसी को कहा जाएगा। किसी भी एलिमेंट के द्वारा जो वैलेंसी जो देखी जाएगी वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो हमेशा फ्लोरीन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में साथ ही रहेगा और हमेशा ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत पड़ेगी, हमेशा लेगा। तो इस कारण इसका परमानेंट है कि -1 ही रहेगा, -1। तो इसमें फ्लोरीन जो है इसका सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सभी कंपाउंड में, ठीक है। अब जैसे कि किसी और का देखो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, क्योंकि 6 तो इसके आउटर मोस्ट में रहते हैं, 2 होगा और एक्सेप्ट करेगा तो -2 आएगा तो 8 बन जाएगा। लेकिन कभी कभी किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का बदल भी सकता है, जैसे OF2। अब OF2 में ये कंपाउंड है, इसमें अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का +2 हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो बदल गया, ऑक्सीजन का चेंज कर गया। लेकिन फ्लोरीन के केस में हमेशा जो है किसी भी कंपाउंड में वो हमेशा -1 रहेगा। तो ऑक्सीजन वाला याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है। जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन फ्लोरीन के केस OF2 में ये +2 होता है, ठीक है। और वैसे नॉर्मल इसका जो करेक्ट आंसर है वो फ्लोरीन है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक समान गति दर्शाने वाले एक मिनट, द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोइंग यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, पहली बात तो यह है कि मोशन यूनिफॉर्म है, मतलब जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली में क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। कि वेग में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। जब कोई चेंज या कोई परिवर्तन नहीं है तो उस टाइम पर जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होगा उसका स्लोप कैसा होगा ये बताया जा रहा है। देखो जरा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई लिया हमने, ठीक है। इसमें से यहाँ पे टाइम को रखते हैं, ये टाइम हो गया और ये हमारा वेग हो गया, वेग, ठीक। अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता, नॉन यूनिफॉर्म मतलब बदलता अगर वो वेग, तो वेग पहले यहां होता, फिर 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15 ऐसे करके होते जाता। ऐसा नहीं है, कुछ भी एक वेग मान लेते हैं कि शुरुआत में 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कोई चीज चल रही थी, उसका वेग फिक्स है, वो 10 ही है, 10 ही वेग है। अब टाइम जब 10:10 था सुबह, तब वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटे। जब 10:40 हुआ तब वेग 10, जब 10:50 हुआ तब वेग 10। इसका मतलब ग्राफ तो ऐसा बनेगा ना। और जब ग्राफ ऐसा, क्योंकि वेग तो चेंज नहीं होगा, वो तो ही रहेगा, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो इसका तो स्लोप ही कुछ नहीं है, यानी स्लोप इसका क्या है, एक्चुअली में 0 है, कोई स्लोप इसका नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यहां पर ध्यान रखिए कि वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होता है ये क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन या त्वरण देता है, त्वरण देता है, ठीक है। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ होगा वो वेलोसिटी देगा, है। डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ होता है वो वेलोसिटी या वेग देता है, ठीक है। और ये वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है वो एक्चुअली क्या देता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण देता है, ठीक। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं। Which of the following is used as a commercial unit of energy? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी लोगों को याद होगा, ये होता है किलोवाट आवर्स, किलोवाट आवर्स, इसमें है ना, किलो वाट आवर्स। किलोवाट आवर्स कौन है, वाट आवर्स नहीं, किलो जूल आवर्स, मेगा कोई नहीं होगा इसमें से, ठीक है, नन ऑफ द अबव। जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है एक्चुअली में किलोवाट आवर्स है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसी को हम लोग कॉमर्शियली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में भी। जो इलेक्ट्रिसिटी की जो रीडिंग आती है ना, वो मीटर में, वो भी इसी में मेजर होता है, किलोवाट आवर्स में। एक्चुअल में यही इसकी एनर्जी है, किलोवाट आवर्स, ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो एनर्जी है, ऊर्जा, वैसे तो कई फॉर्म की होती है लेकिन दो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक को काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा,
इसका फॉर्मूला हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वस्तु का द्रव्यमान m, वस्तु का द्रव्यमान m, और v जो है वस्तु की चाल हो गई। तो हाफ एम वी स्क्वायर और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और ये होता है एम जी और एच। ठीक है, एम जी एच। एच का मतलब यहां पर है हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई। ऊंचाई, कितना ऊंचा कोई वस्तु है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड mgh। अच्छा, यहां पे इसमें ध्यान रखना है कि पावर का फॉर्मूला वर्क पर यूनिट टाइम होता है बेसिकली, ठीक है। कार्य अपॉन समय पावर, यानी शक्ति, इसको जो हम कहते हैं शक्ति। ठीक, तो ये पावर जो है इसकी यूनिट हो गई, मान लेते हैं वाट लिख लिया, ठीक। और पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वाट सेकेंड लिख देंगे, तो ये किसकी बन जाएगी यूनिट, वर्क की। वर्क यानी वर्क यानी एनर्जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी फिजिक्स में। कार्य जो है ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जब हम कार्य किसी वस्तु पे करते हैं तो उसकी एनर्जी में बदल जाती है। तो इस तरह से पावर के साथ, पावर का जो यूनिट है उसके साथ अगर सेकेंड हो, आवर्स हो, मिनट हो, कुछ भी आ जाए मल्टीप्लाई में, तो वो पावर की यूनिट नहीं रहती बल्कि वो कार्य की बन जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वो एनर्जी वो किसकी यूनिट बन जाएगी, कार्य की। तो ये जो यूनिट है ये ऊर्जा की यूनिट हो जाएगी, सेकेंड वाली, ध्यान रखना है। इसलिए यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज इट्स टाइम पीरियड। देखिए, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ये दो ही चीजों पे मात्र डिपेंड करता है। ठीक है, जो कॉमन फॉर्मूला उसका होता है ये होता है टी इज इक्वल टू 2π√L/g। अब इसमें अगर हम देखें तो टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का, ये मात्र दो ही चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ए टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ, लंबाई पे, और टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, यानी गुरुत्व पे, जिसको ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्व पे है। तो तीसरी किसी चीज पे तो डिपेंड ही नहीं करती है। अब यहां कह रहा है कि एम्पलीट्यूड घट बढ़ रहा है, तो एम्पलीट्यूड का इससे कोई रिलेशन नहीं है उसके समय काल का, यानी आयाम का, इसलिए किसी प्रकार का कोई चेंज इसमें नहीं होगा। तो रिमेन अनचेंज्ड, करेक्ट आंसर सी होगा, रिमेन अनचेंज्ड। किसी प्रकार की कोई चेंजिंग होने की गुंजाइश इसमें नहीं रहेगी। अब यहां लंबाई अगर बढ़ता है सिंपल पेंडुलम का तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, लंबाई अगर घटता है तो टाइम पीरियड घट जाएगा। अब समझिए थोड़ा सा पॉइंट, कि लंबाई इंक्रीज हुआ तो टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब ये हो गया कि वो जो सरल लोलक है, सरल लोलक धीमी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। और लेंथ अगर घटा, टाइम पीरियड घटा, तो हम कहेंगे कि सरल लोलक तेज हो जाएगी, तेज हो जाएगी। एकदम इस पॉइंट को याद रखना है कि अगर सिंपल पेंडुलम वाला कोई वॉच है, कोई घड़ी है, ठीक है, और गर्मी के दिनों में क्या होता है कि उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ बढ़ जाती है उसके घड़ी की, तो लेंथ बढ़ने का मतलब हुआ कि उसका समय काल बढ़ जाता है। समय काल बढ़ने का एक्चुअल मतलब ये होता है कि घड़ी जो है अब अधिक समय ले रही है अपना कंप्लीट टाइम पूरा करने में, अधिक समय ले रही है, मतलब वो स्लो हो गई है, वो घड़ी धीमी हो जाएगी। तो गर्मी के दिनों में घड़ी धीमी हो जाएगी, गर्मी में सिंपल पेंडुलम वाली घड़ी, सिंपल पेंडुलम वाली घड़ी धीमी, जबकि ठंड में तेज हो जाएगी है।
इस तरह से याद रखिएगा इसको, ठीक है, ये पॉइंट है। तो इसमें करेक्ट आंसर हुआ अनचेंज, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन इसमें नहीं आता है। उसके बाद 47 पे क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करने वाले कौन थे? हुगली के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में समुद्र में लूटपाट करने वाली पुर्तगाली थे। लूटपाट करने वाले कौन थे? पुर्तगाली। इन्होंने लूटपाट की शुरुआत की थी। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को जान लें। पहली बात तो यह कि भारत में जो यूरोपियन पहले आए उसमें एक तो पुर्तगाली थे, उसके बाद डच आए, डच यानी नीदरलैंड, उस समय हॉलैंड, अभी नीदरलैंड, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनमार्क वाले, और तब अंत में आई फ्रांसीसी। ठीक है, ये पॉइंट है, पहली बात तो ये। उसके बाद पुर्तगाली जो भारत में आए, भारत में तो ये क्या क्या लेके आए अपने यहां से? आलू, टमाटर, तंबाकू, जहाज निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस तथा गोथिक कला, एक आर्ट, गोथिक आर्ट। इतनी चीजें ये जो पुर्तगाली है ये भारत में लेके आए थे। ये याद रखना क्योंकि क्वेश्चन इस पे एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। ये पुर्तगाली लेके आए थे। इसके साथ साथ जब यहां पे आए उन्होंने, तो आने के बाद ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको कहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी है ना, नीली जल नीति की शुरुआत इन्होंने की। इसका मतलब होता था कि हिंद महासागर जो भारत के निकट है, यानी सामने है, उस हिंद महासागर को कंट्रोल करना है, उसके व्यापार को कंट्रोल करना है और अधिक संख्या में यहां से धन इकट्ठा करना है, यानी अर्न करना है। तो इसके लिए उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, पूरे हिंद महासागर पर कब्जा करने की उनकी नीति थी। और इसके तहत एक काम किया था इन्होंने, क्या काम किया था? कार्टेज प्रणाली को प्रारंभ किया। कहां प्रारंभ किया कार्टेज प्रणाली को? हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार, हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार के लिए इन्होंने कार्टेज प्रणाली को लागू किया। कार्टेज प्रणाली एक्चुअली होती क्या थी कि कोई भी देश या व्यक्ति अगर हिंद महासागर से व्यापार करना चाह रहा है, उसके माध्यम से वहां से आएगा जाएगा, तो उसे पहले ये लाइसेंस लेना होगा, ठीक है, एक, उसी को कार्टेज प्रणाली कहते हैं। और लाइसेंस लेने का मतलब हुआ उसे पैसे चुकाने होंगे पुर्तगालियों को, जिससे उनकी इनकम होती थी। तो ये कार्टेज प्रणाली की शुरुआत जो है पुर्तगाली ने की थी, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है, इसी प्रकार की एक प्रणाली को मुगल बादशाह अकबर के द्वारा भी प्रारंभ किया था। अकबर के द्वारा भी इसी प्रकार की प्रणाली प्रारंभ की गई थी, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। तो इतने पॉइंट्स हैं ये पुर्तगाली को लेके, ध्यान रखिएगा इसमें से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? Which of the following wars is considered the most important from the point of view of stabilizing British supremacy in India? बक्सर की लड़ाई करेक्ट आंसर है। 1764, 1764 में जो बक्सर की लड़ाई हुई, इसको टर्निंग पॉइंट माना जाता है इंडिया के हिस्ट्री में, क्योंकि उससे पहले जो स्थिति थी उसमें अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में थे, वो लड़ जरूर रहे थे प्रशासन के लिए, लेकिन 1764 के बाद वो विजेता की तरह आ गए और वो पूरी तरह से
लगभग समझिए तो भारत को एक तरह से समझ लिया कि इसको कब्जे में लेना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 1764 का जो युद्ध था बक्सर का, जिसमें मीर कासिम बंगाल का नवाब, जिसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, बनाया था, पहला पॉइंट तो ये, और एक पॉइंट और इससे संबंधित है। ठीक है, पटना हत्याकांड, पटना हत्याकांड, कुल लगभग 148 या 149 लोगों की इसने हत्या करवा दी थी जो अंग्रेज थे। कहां? पटना में। ठीक है, तो पटना हत्याकांड का संबंध भी मीर कासिम से ही है। तो एक तो मीर कासिम हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला ये अवध का नवाब था, अवध का नवाब। और तीसरा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय ये मुगल बादशाह। तीनों की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ाई की, लेकिन वो पराजित हो गए। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की का सेनापति हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो था। ठीक है, सेनापति हेक्टर मुनरो था। हारने के बाद इसमें ध्यान रखिए इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि 1765 में की गई। और इस संधि में था कौन वहां? अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव था, अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव, उसके साथ दो संधि हुई थी, एक सुजाउद्दौला के साथ, एक शाह आलम द्वितीय के साथ। तो इस प्रकार से बक्सर का जो युद्ध था ये एक निर्णायक युद्ध था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, है ना। इसमें सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसकी हार हुई थी, बंगाल का नवाब था इसकी हार हुई थी, हार हुई थी। ठीक है, धोखा दिया किसने? मीर जाफर ने, मीर जाफर ने अपने ही बादशाह को इसमें धोखा दिया था। मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला का सेनापति था। ठीक, तो इस तरह से करेक्ट जो आंसर है वो है बक्सर 1764। श्रीरंगपट्टनम का संबंध जो है ये मैसूर से है, मैसूर हैदर अली और टीपू सुल्तान का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए 49। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास को स्थापित किए थे? ये सबसे बेस्ट, इसका आंसर टीपू सुल्तान, क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, इसका जो सॉरी 49 का सबसे करेक्ट आंसर है टीपू सुल्तान। यहाँ कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं इससे संबंधित, जो हमारा ये पूरी कहानी जो है क्वेश्चन, ये एक्चुअली में मैसूर राज्य से संबंधित है, मैसूर राज्य। ठीक है, जिसमें एक स्वतंत्र शासक के रूप में हैदर अली का उदय हुआ। हैदर अली, हैदर अली प्रथम दक्षिण भारत का शासक था जिसने जिसने अंग्रेजों को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। याद रखिएगा, पराजित किया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, कौन? हैदर अली ने। ठीक है, इसने एक बात और इसके बारे में है, हैदर अली ने डिंडीगुली में फ्रांसीसी की सहायता से शस्त्रागार की स्थापना इसने की थी, इसने की थी। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है हैदर अली।
इसमें एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है कि हैदर अली ने नौसेना को काफी स्ट्रांग कर देने का प्रयास किया, हालांकि सफलता ज्यादा नहीं मिली उसको, वो काम टीपू सुल्तान ने किया। अब हैदर अली की मृत्यु जब हुई उसके बाद टीपू सुल्तान शासक बना, और टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि इसने मैसूर की राजधानी मैसूर की राजधानी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, वृक्ष लगवाया था। जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था, ये एक विदेशी क्लब था, है ना, सदस्य बना था, और आधुनिक तरीके से नौसेना को संगठित करने का प्रयास किया था। यह भी इसमें आता है, प्रयास किया था। दूतावास की बात तो थी ही, ठीक है, ये तो हो ही गया। और युद्ध में पहली बार रॉकेट का इस्तेमाल संभवतः इसी के द्वारा किया गया, संभवतः इसी के द्वारा किया गया। तत्काल कोई जानकारी नहीं होने की वजह से हम लोग मानते हैं कि सबसे पहले यही वो व्यक्ति था जिसने रॉकेट का इस्तेमाल किया था युद्ध में, ठीक है। इस तरह से इतने पॉइंट्स हैं टीपू सुल्तान के बारे में। मैसूर का ये शासक था हैदर अली, और का बेटा था टीपू सुल्तान, और अंत में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस समय वेलेजली जो था, वेलेजली वो गवर्नर जनरल था भारत का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो 49 है इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आता है टीपू सुल्तान। करेक्ट आंसर जो हमारे पास आया वो आया टीपू सुल्तान। अब आइए नेक्स्ट 50, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ये सीधे सीधे याद रखेंगे कि वेल्लोर का विद्रोह जो था एक्चुअली में अपनी संस्कृति को बचाते हुए सिपाहियों के द्वारा किया गया। अंग्रेज उसका विरोध कर रहे थे। सर पे टीका लगाना और कानों में बाली पहनने के विरोध में वेल्लोर का विद्रोह किया था। सर पे पर टीका तथा कान में वाली पर पहनने पर प्रतिबंध के कारण यह विद्रोह सैनिकों के द्वारा किया गया था। सैनिकों के द्वारा किया गया था, इतना याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो जो है उस समय वहां का गवर्नर जनरल था जब ये वेल्लोर का विद्रोह किया गया था। एक सैनिक विद्रोह था ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतबाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। देखिए अस्थायी बंदोबस्त जो है ये कार्नवालिस के टाइम पे हुई थी, ध्यान दीजिएगा, कार्नवालिस, ठीक है, अस्थाई। और ये हुआ कहां कहां था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में ये एक्चुअली में किया गया था, ठीक है। ये अस्थाई बंदोबस्त जो था इसमें कुल ब्रिटिश भूभाग का 19% हिस्सा
शामिल था, 19% हिस्सा शामिल था, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से अस्थाई जो बंदोबस्त है ये कार्नवालिस के टाइम पर हुआ, इतना हुआ, हिस्सा शामिल था। इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इससे संबंधित एक नियम था सूर्यास्त का नियम, सूर्यास्त का नियम इससे संबंधित था। इसका मतलब यह था कि अगर लगान के अंतिम दिन, जिस दिन लगान देने की बात होती थी उसके अंतिम दिन अगर सूर्यास्त होते होते कोई भी जमींदार लगान नहीं देगा, किसानों अंग्रेजों को लगान नहीं पहुंचाता है, पैसा नहीं पहुंचाता है, तो उसकी पूरी जमीन नीलाम हो जाती थी। दैट इज कॉल्ड सूर्यास्त का नियम। ठीक है, ये था। तो इससे संबंधित जो है ये हमारा भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त है। तो बंगाल से शुरू हुआ तो यहां तो बंगाल ही आएगा। अस्थाई में करेक्ट आंसर आपका ए हो गया, क्योंकि रैयतवाड़ी जो है वो मद्रास में शुरू हुई थी। ठीक है, अब देखिए रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ये मद्रास में हुई। मद्रास, बंबई, संपूर्ण दक्कन क्षेत्र, लगभग साउथ इंडिया कंप्लीट, वो पूरे में ये रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। टोटल कितना था इसमें से? 51% ब्रिटिश हिस्सा। ठीक है, 51% जो है इसमें शामिल था। और मुनरो एवं रीड के बारे में कहा जाता है कि वो इसके जनक थे जिन्होंने रैयतवाड़ी प्रणाली को शुरू किया था, मुनरो एवं रीड। ठीक, इसमें सीधे किसान से प्रत्यक्ष जमीन लेने की बात होती थी। जमीन जो लगान है प्रत्यक्ष रूप से किसान अंग्रेजों को देते थे, और अगर नहीं दे पाते थे तो उनकी जो जमीन है ले ली जाती थी। ये एक्चुअली में रैयतवाड़ी प्रणाली थी, यहां चली थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो ये हो गया ए। इसमें एक बचा महालवाड़ी, ये भी देख लेते हैं जरा। ये एक तीसरी व्यवस्था थी, महालवाड़ी व्यवस्था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसको लाने का श्रेय हॉल्ट मैकेंजी को था। हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी इसको लेके आया था। ठीक है, इसके तहत कुल 30% क्षेत्र शामिल था, 30% क्षेत्र शामिल था। यूपी, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब में ये लागू किया गया था। और इसमें सामूहिक 10 से 12 गांवों को मिला के एक महाल बनाया जाता था, और उसकी पूरी टैक्स की जिम्मेवारी एक व्यक्ति की होती थी, जो वहां का मुखिया जो भी प्रधान होता था, और वो सीधे अंग्रेजों को फिर लगान देता था। तो इस प्रकार से 3 व्यवस्था की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। तो अस्थाई बंगाल में और रैयतवाड़ी पहले कहाँ? मद्रास में। इन क्षेत्रों को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। उससे पहले ये पहले भी हमने बता रखा है कि 24 अप्रैल 2024 से ये स्टार्ट है बैच। ये ठीक है, ऑफर फी 499 इसमें से है। ये फास्ट रिवीजन का ये कोर्स है बेसिकली TRD 3 के लिए। तो आप इसमें अगर आना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी ऑफिस में आके पता कर सकते हैं, या ऐप के माध्यम से भी आप जानकारी इसकी ले सकते हैं। अब आते हैं 42 नंबर जो क्वेश्चन है इस पे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? इन द कंटेस्ट ऑफ द रिवेलियन 1857 हु अमंग द फॉलोइंग वाज betrayed by his friend and was captured and killed by the British? करेक्ट आंसर इसमें तात्या टोपे होंगे। ठीक है, तात्या टोपे कौन थे? तो ये नाना साहब के सेनापति थे, नाना साहब के सेनापति थे तात्या टोपे। ठीक है, नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? तो कानपुर से किया था, कानपुर से किया था। नाना साहब का संबंध कानपुर से था। ठीक है, तात्या टोपे उसके सेनापति थे, और तात्या टोपे को धोखा देने वाला उनका मित्र मान सिंह था, मान सिंह था। ठीक है, मान सिंह था, याद रखिएगा। इस प्रकार से उसने धोखा दिया। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात ये 1857 की जब चर्चा चली है तो कुछ बात मैं इसमें बता दूं आपको
1857 का जो प्रतीक था, जो सिंबल था, वो सिंबल था कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल और रोटी। एक तो पॉइंट ये। 1857 का जो विद्रोह था वो वैसे तो मेरठ से प्रारंभ माना जाता है 10 मई से। हालांकि 29 मार्च को मंगल पांडे के द्वारा इसकी शुरुआत कर दी गई थी, तो बेसिकली मेरठ से 10 मई को माना जाता है। अगर इसी की चर्चा करें बिहार में, तो ये रोहिणी स्थान कहाँ है? ये देवघर के निकट है, जो अब झारखंड में है। देवघर से बिहार में जो है ये प्रारंभ हुआ था। बाद में चल के जगदीशपुर वगैरह के जो जमींदार थे कुंवर सिंह इसमें शामिल हो गए। ठीक है। और बिहार में विलियम टेलर एवं विंसेट आयर ने इस विद्रोह को नियंत्रित किया। इस विद्रोह को नियंत्रित किया था, है ना? इस बात को ध्यान में रखना है। इस विद्रोह को नियंत्रित करने वाला विलियम टेलर और विंसेंट आयर था। कहां? बिहार में। ठीक, तो ये 2 पॉइंट आप इसमें से याद रखेंगे। कुंवर सिंह बिहार के नायक थे। बिहार के नायक थे 1857 के। ठीक है, 1857 के। जहां तक बात है दिल्ली, जो कि मेन सेंटर उस समय शुरुआत हुआ था मेरठ से दिल्ली में, तो दिल्ली में या तो आप मानेंगे बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर जो कि मुगल बादशाह था उस टाइम, प्रतीकात्मक, और वो अगर नहीं दिया होगा तो उसका सेनापति वक्त खां था। ठीक है, ये 2 व्यक्ति का नाम आएगा कि दिल्ली में जिन्होंने इस 1857 का लीडरशिप किया, नेतृत्व किया। उसमें 2 आएंगे, बहादुर शाह जफर या वक्त खां। ठीक है, इतने पॉइंट को याद रखिएगा। आगे चलिए। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित करने वाले थे वासुदेव बलवंत फड़के। रामोसी कृषक जत्था इज स्टेब्लिश्ड बाय वासुदेव बलवंत फड़के। याद रखिएगा पॉइंट को, वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की गई थी। और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1867 पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, इसमें इसके साथ गोपाल जोशी भी थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। इसका काम क्या था? लोगों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करना। उनके अधिकार से परिचित करवाना इस संस्था का काम था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो महादेव गोविंद रानाडे भी महाराष्ट्र से रिलेटेड थे। वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र रामोसी कृषक जत्था के इन्होंने महाराष्ट्र में स्थापना किया था। ठीक है, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इनकी एक बुक थी बड़ी फेमस, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये गोपाल कृष्ण गोखले की पुस्तक थी। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट और ध्यान रखना है, ये रामोसी कृषक जत्था है। एक रामोसी विद्रोह भी हुआ था। ये 1822 में हुआ, फिर कुछ दिन चला, फिर रुका, फिर चला, ऐसे करके 1822 से लेके 41-42 तक चला था ये विद्रोह। ठीक है, याद रखिएगा। ये रामोसी विद्रोह के नाम से बेसिकली जाना जाता है। ठीक है, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, वो चित्तर सिंह थे। चित्तर सिंह एवं दत्तात्रेय, ये नेतृत्वकर्ता थे, यानी लीडर यही थे दोनों। इन दोनों के लीडरशिप में जो है ये रामोसी विद्रोह जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये था क्या? रामोसी एक्चुअली में क्या है कि महाराष्ट्र की एक जनजाति थी। रामोसी एक जनजाति थी जिसने शोषण
के विरुद्ध ये आंदोलन किया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में बहुत अंतर है। एक रामोसी कृषक जत्था, एक रमोसी विद्रोह, ठीक है, दो चीजें हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? हु वाज द बंगाली लीडर हु अपोज्ड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड सपोर्टेड कंजर्वेटिज्म? ये राधाकांत देव थे, राधाकांत देव, ठीक है। वैसे जनरली उस समय देखा जाता है कि जितने भी लोग थे उन सभी ने मॉडर्नाइजेशन को अपनाने की शुरुआत की थी कि आधुनिकता को हम अपनाएंगे और रूढ़िवादिता को छोड़ेंगे। इन्होंने रूढ़िवादिता का ही समर्थन किया था, राधाकांत देव ने, ठीक है। इनके द्वारा एक संस्था स्थापित की गई थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1851 में, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, अध्यक्ष भी राधाकांत देव ही थे इस संस्था के, इसके अध्यक्ष भी यही थे, अध्यक्ष राधाकांत देव थे, ठीक। इसके तीसरी बात ये, इसका मुखपत्र, मुखपत्र का मतलब होता है कि कोई ऐसा न्यूज़पेपर, कोई मैगजीन जो किसी एक संस्था के बारे में ही सारी बातें लिखता हो, मुखपत्र उसकी बात को बताता हो। तो वो मुखपत्र जो इसका था, इस ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का, वो था हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट किसकी पत्रिका थी ये पत्रिका थी हरीश चंद्र मुखर्जी की। हरीश चंद्र मुखर्जी की ये पत्रिका थी, ठीक है, जो बेसिकली ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में बताती थी। ध्यान रखिएगा, हिंदू पैट्रियट जो है इसका संबंध नील आंदोलन से भी था। इसका संबंध बंगाल में हुए नील आंदोलन से भी था। नील आंदोलन के बारे में भी जो है इस हिंदू पैट्रियट ने बहुत कुछ बताया था। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, राधाकांत देव, 1851 में स्थापना हुई, अध्यक्ष यही थे, मुखपत्र हिंदू पैट्रियट था, ठीक है, हरीश चंद्र मुखर्जी की पत्रिका थी। और ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, ठीक है, ये जमींदारों के हित की बात करती थी, जमींदारों के हित की बात करने वाली संस्था थी, बात करने वाली संस्था थी, ठीक है। इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। तो ये 54 का करेक्ट आंसर हमारे पास आया ए। 54 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास आया ए, राधाकांत देव। 55 पे आइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। घग्घर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग होता है, यही सही नहीं है, करेक्ट आंसर हो गया ये। देखिए, इंदिरा गांधी नहर जो है इसका संबंध ब्यास तथा सतलज नदी से है, ब्यास तथा सतलज नदी से है। ध्यान रखिएगा इस बात को, किसका? इंदिरा गांधी नहर का, ब्यास सतलज। और इसमें राज्य कौन कौन से जुड़ जाएंगे? हरियाणा जुड़ेगा, पंजाब जुड़ जाएगा, राजस्थान भी जुड़ जाएगा, ये तीन तो कॉमन है ही, ठीक है, ये जुड़ जाएंगे। तो घग्घर से कोई मतलब उसका नहीं है इंदिरा गांधी नहर का। नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती, तो सही बात है। निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है। देखिए, निजाम सागर जो है एक्चुअली में, ये मंजीरा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है, सहायक नदी, ठीक है। और उस पर ये निजाम सागर जो है ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 55 का जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो निकल के हमारे पास आया ए, वो निकल के आया ए। यहां पर जो प्रोजेक्ट की बात हुई है, तो एक दो प्रोजेक्ट को आपको याद रखना है जिसपे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो तुलबुल परियोजना जो है, इस पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तुलबुल परियोजना है ना, ये जो है परियोजना ये जम्मू एंड कश्मीर में झेलम नदी पर है, झेलम नदी पर ये परियोजना लाई गई है, ठीक है, तुलबुल परियोजना। एक है इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना, ठीक है, ये जो है पेरियार नदी पर है।
पेरियार केरल में है, पेरियार नदी कहाँ, केरल में है, ठीक है, केरल में है। एक तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा परियोजना, ये तुंगभद्रा नदी पर ही है, ये तुंगभद्रा नदी पर ही है, ठीक है, कर्नाटक और तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, जो भी जोड़ के हम कहें। तो इस तरह से ये दो तीन जो है आपको याद रखना है। तो 55 का कि करेक्ट जो आंसर था कौन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। इंदिरा गांधी का उपयोग बेसिकली वहां पे ब्यास और सतलज नदी से संबंधित है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा इसमें से। निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होगा, दक्कन का पठार होगा, पश्चिमी घाट ये निकट है, छत्तीसगढ़ बेसिन, सी करेक्ट आंसर। क्योंकि जो अरब सागर से आने वाली जो वायु होगी वो बेसिकली वेस्टर्न घाट जो है उसको अवरोध का काम करेगा, तो वहां से निकल के भी अगर थोड़ी बहुत आगे बढ़ गई तो यहां तक आते आते तो समाप्त हो जाएगी, उसका प्रभाव नहीं के बराबर बचेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रभाव दिखा देगी, यहाँ पे प्रभाव दिखा देगी, तो बच गया केवल क्या, सी। करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे आएगा 56 का सी, 56 का सी, ठीक है। 57 पे ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही बात है। उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, ये भी सही बात है। अब इसमें ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ये दोनों ऑप्शन एक ही है, सही व्याख्या नहीं है ऐसा होना चाहिए था, एक्चुअली में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम ए लगाएंगे, ठीक। सही व्याख्या भी है और तथा दोनों सही भी है। कैसे, देखिए, पहली बात तो ये कि काली मिट्टी जो है इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान से होता है, बेसाल्ट चट्टान से होता है, ठीक है। जब मैग्मा जमीन के अंदर ही दरारों में ठंडा हो जाए तो बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है, बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहां कहने का मतलब यह हुआ कि बेसाल्ट चट्टान मैग्मा जमीन के अंदर जब दरारों में ठंडा होगा तो उससे बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होगा, ठीक है। और इस बेसाल्ट चट्टान से बनती है काली मिट्टी, ठीक, काली मिट्टी बनती है। इसको रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और इसमें अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें जो है जैव तत्व भी काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कपास के लिए ये काफी उपयुक्त होती है। हालांकि केवल कपास ही नहीं होती है, काली मिट्टी में और भी कई प्रकार की खेती की जाती है। कपास के साथ साथ इसमें चावल भी हो सकता है, ठीक है, गन्ना भी इसमें उपजाया जा सकता है, अन्य खरीफ के फसल भी इसमें जैसे ज्वार हो सकता है, ये सब भी उपजाए जा सकते हैं और उपजाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से काली को रेगुड़ कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट, तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तिस्ता नदी पर प्रस्तावित है, इस प्रोजेक्ट का एक्चुअली में स्थल क्या है? देखिए, जो पहली बात तो ये कि तिस्ता जो रिवर है ये पूर्वी हिमालय से निकलती है, पूर्वी हिमालय से, सिक्किम से, सिक्किम से निकलती है, ठीक है। सिक्किम से निकलने के बाद भारत के दो ही राज्यों में प्रवेश करती है, मतलब बहती है तिस्ता, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में बहती है और फिर चली जाती है बांग्लादेश, ठीक है। यह है तिस्ता। तो इसमें
जो प्रोजेक्ट ये बनाया जा रहा है ये एक्चुअली में पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में बनाया जा रहा है, बी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, बी, पश्चिम बंगाल में ये बनाया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, तीस्ता से संबंधित जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो यह ध्यान रखना है कि इसके पानी में CaCO3 लाइम स्टोन जिसको कहते हैं, लाइम स्टोन या चूना पत्थर प्लस डोलोमाइट की उपस्थिति के कारण पानी का जो रंग है वो नीला हरा दिखता है, नीला हरा दिखता है। ठीक है। उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे वजह लाइम स्टोन है, यानी CaCO3 है। इसमें पॉइंट में थोड़ा सा और भी आपको समझा दूं अगर CaCO3 की बात आई है। एक होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक्चुअली में लाइम कहलाता है, लाइम। और एक होता है CaOH2, ये स्लैग्ड लाइम कहलाता है, स्लैग्ड लाइम। लाइम को आप हिंदी में चूना भी कह सकते हैं, इसको बुझा चूना कहेंगे। ठीक है। बुझा चूना का ये मतलब हुआ कि जब चूने से हीट बाहर निकल जाएगी तो बुझा चूना, हीट यानी उष्मा कब निकलेगी, जब चूने को पानी में डाल देंगे। चूने को पानी में डालने के बाद जो बना था वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। ठीक है। और इसको सेलेक्ट लाइम बुझा चूना कहते हैं। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए होता है। ठीक है। CaOH2। ठीक। और अगर अब CaOH2 रिएक्ट कर जाए प्लस में CO2 से, तब जो चीजें बनती है वो बनती है चूना पत्थर या लाइम स्टोन CaCO3। ठीक, ये ध्यान रखना है। और होगा क्या, दीवार पर एक विशेष प्रकार की चमक जो आती है वो चमक आने का कारण होता है एक्चुअली में कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 ही होता है। ठीक है। तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा वो आएगा पश्चिम बंगाल। ये वाला पॉइंट याद रखना है। इसमें से क्यों होता है सिक्किम की जो ये तीस्ता नदी है उसका पानी हरा, उसके पीछे वही वजह है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हुदहुद जो चक्रवात यहाँ है भारत के निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र इसमें बेसिकली प्रभावित हुआ था। 2014 की बात है ये, 14 में जनवरी या फरवरी ऐसे में ये आया था। और इससे आंध्र प्रदेश का जो तट है वो काफी प्रभावित हुआ था। AP आंध्र प्रदेश का तट, ठीक है, काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। देखिए ये जो था चक्रवात जो है ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल से निकला, अंडमान निकोबार से निकल के बे ऑफ बंगाल तक पहुंचा, मतलब बंगाल की खाड़ी हुई उसमें से। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में जनरली कौन से चक्रवात आते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। और आने का दो समय इनका होता है, एक ये मार्च से लेके जून तक संभावना रहती है, फिर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक संभावना रहती है ये आ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी में जो उठता है वो काफी नुकसान हमें पहुंचाता है। वही एक था हुदहुद जो आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था और काफी अधिक संख्या में इसमें नुकसान हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा आंध्र प्रदेश, AP। ठीक है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इसमें मिलान करना है एक्चुअली में, लौह अयस्क ओडिशा, ओडिशा का केंदुझाड़ तथा मयूरगंज है ना, जो क्षेत्र है ये एक्चुअली में लौह के लिए काफी फेमस है, आयरन के फेमस है। ठीक। तांबा के लिए मध्य प्रदेश फेमस है, 1-3 कॉपर के लिए। ठीक है। और मालंज खंड जो खंड है, ठीक है, मध्य प्रदेश का इलाका, ये तांबा के लिए। हालांकि ध्यान रखिएगा कि कॉपर के लिए एक राजस्थान का यहाँ खत्री जो है ये भी प्रमुख है, यहाँ से भी काफी अधिक कॉपर निकाला जाता है। सोना कर्नाटक का हो गया है ना, ये कोलार एवं हूटी, कोलार और हूटी जो क्षेत्र है माइनिंग क्षेत्र है वो सोना के लिए है। और अब्रक
आंध्र प्रदेश, ये नेल्लौर क्षेत्र इसके लिए फेमस है। हालांकि आप देखें अगर तो कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग जो बेल्ट है, हजारीबाग बेल्ट, ये झारखंड का है, ये झारखंड, ये भी अभ्रक का एक बहुत बड़ा बेल्ट है। ठीक है, भारत में सबसे उत्तम किस्म का अभ्रक रूबी अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बना, A1B3C2D4, यानी ए आ गया। ठीक है, करेक्ट आंसर आपके पास आया इसमें 60 में डी। अब आते हैं 61 पे। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? लोकटक शक्ति परियोजना लोकटक झील से संबंधित कह रहा है। ये लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर। तो करेक्ट आंसर तो इसे सी हो गया। ठीक है, लोकटक झील यहाँ पे मणिपुर में है, हैं? लोनार झील कहाँ है? लोनार झील यह है महाराष्ट्र में, वुलर कहाँ? वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में। सांभर कहाँ? राजस्थान में। पुलिकट कहाँ? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर, तमिलनाडु की सीमा पर। ठीक है, वेम्बनाड झील केरल में। ठीक है, इस प्रकार के कुछ पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। एक चिल्का भी फेमस है, चिल्का उड़ीसा। ठीक है, बिहार के लिए स्पेशल देखें तो कांवड़ झील, इस पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। कांवड़, ये कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में? बेगूसराय में। ठीक है, बिहार के बेगूसराय में, ये भी ध्यान रखिएगा, कांवड़ झील। ठीक, तो इतने पॉइंट्स हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए, चंबल नदी पर जो राणा प्रताप सागर इस जल विद्युत परियोजना की बात की जा रही है, ये एक्चुअली में राजस्थान में है, ठीक है, यहां पर एक नेहरू सागर परियोजना भी है, नेहरू सागर परियोजना भी चंबल नदी से ही संबंधित है और ये भी राजस्थान में ही है। ठीक है, दो है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो इस तरह से करेक्ट आंसर होगा राजस्थान, कोई नहीं, मतलब ई करेक्ट आंसर इसका हो गया ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये जो राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना है, ये एक्चुअली में राजस्थान में है। ठीक है, ये इसमें से किसी में एक में नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो ई आंसर हो गया। करेक्ट आंसर इसका हो गया ई। ठीक, आगे चलिए 63 पे चलते हैं। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये तो सब पता होगा आप लोगों को, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। करेक्ट आंसर इसका सी हुआ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और जो अपोजिट थी हारने वाली टीम, एक्चुअली में कौन थी? दिल्ली कैपिटल्स। ये उप विजेता कह सकते हैं इसको, उप विजेता, है ना? तो करेक्ट आंसर यहां पे हो गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। 64, हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव चौधरी, चरण सिंह और एम स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। इस प्रकार अब कुल कितनी हस्तियों को पुरस्कार मिला है? ये एक बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, पूरा पॉइंट याद रखना है। करेक्ट आंसर इसमें आएगा 53 बी। 53 लोगों को जो है इस प्रकार के प्राइज दिए जा चुके हैं अभी तक। ठीक है, 1954 में ध्यान रखिएगा कि ये भारत रत्न को प्रारंभ किया गया। ठीक है, 1954 में। ये भारत का सबसे टॉप सिविलियन अवार्ड है, भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है ये। ठीक है, सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है आपका, कौन? भारत रत्न। तो अभी तक कितने लोगों को? 53 लोगों को दिया जा चुका है, ध्यान रखिएगा 53।
65 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था क्या ही नंद किशोर यादव को याद रखिएगा। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष, इसको हम अध्यक्ष विधानसभा का स्पीकर भी कहेंगे, स्पीकर, ठीक है, कि चुना गया है नंद किशोर यादव को, ठीक है, ये नंद किशोर यादव को चुना गया है। 65 का ए, 65 का ए। 66 बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इंद्रमणि पांडे, करेक्ट आंसर ये है सी, इंद्रमणि पांडे, ठीक है। 2024 में बिम्स्टेक से संबंधित कुछ एक्टिविटी हमारे देश में हुई थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक जो है इसकी स्थापना 1997 में की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सार्क एक संगठन है, सार्क, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, लेकिन इस सार्क में एक सदस्य पाकिस्तान भी है, और पाकिस्तान के द्वारा बार बार कई प्रकार की समस्या खड़ा करने की वजह से ये सफल नहीं संस्था हो पाई। तो भारत ने एक नया प्रयास किया और नए प्रयास के तहत एक ऐसे संगठन की स्थापना की दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में, जिसमें पाकिस्तान को निकाल के और इसमें अन्य देशों को लिया उसने। तो अन्य देश मतलब इसमें 7 देश हैं, कुल मिला के देखें तो इसमें 7 देश हैं। भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, ये है, इसको याद रखिएगा। ये 7 देश हैं, पाकिस्तान का नाम इसमें नहीं है, ठीक है, म्यांमार। तो इस प्रकार से 7 देशों का ये एक संगठन है। बेसिकली ये आर्थिक संगठन ही था, किस तरह से व्यापार वगैरह को बढ़ावा दिया जाए उसके लिए ये बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इस बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय ये बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है, किसका? बिम्स्टेक का, ठीक है। ये एक इकोनॉमिक संगठन है, आर्थिक संगठन है, जो व्यापार वगैरह को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। तो करेक्ट आंसर इसमें आ गया सी। 66 का करेक्ट जो आंसर है वो हो गया सी। अब आते हैं 67 पे। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? मेरा गांव मेरी धरोहर, ये संस्कृति मंत्रालय से संबंधित एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मेरा गांव मेरी धरोहर संस्कृति मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो विलेज होंगे उन गांव का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि गांव की संस्कृति, इतिहास, लोकाचार आदि से संबंधित बातों का संकलन करने वाली योजना मेरा गांव मेरी धरोहर है, ठीक है। इस प्रकार की योजना है, समझे मेरी बात को। इस तरह के कार्य को करने के लिए ये है। तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट चल रहा है। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये तो पॉइंट हो गया संस्कृति मंत्रालय की। एक आपने सुना होगा स्वामित्व योजना भी चलती है, स्वामित्व योजना, ठीक है। ये लाई गई थी 2020 में, ये भी केंद्र सरकार की योजना थी। और ये जो है ग्रामीण ग्रामीण विकास पंचायत मंत्रालय के द्वारा के अंदर के अधीन ये योजनाएं चलाई जा रही है। यह योजना चलाई जा रही है, ठीक है, चलाई जा रही है। अब इसमें क्या है कि गांव के आवासीय भूमि का रिकॉर्ड तथा मुद्रीकरण, ये इसका उद्देश्य है। मतलब गांव के जो आवासीय क्षेत्र हैं जहां पे लोग रह रहे हैं, उस मकान का कितना बड़ा एरिया है और उसकी जमीन की क्या कीमत है,
है ना, इसको तय करने के लिए मुद्रीकरण का मतलब ये होता है, ताकि उतने के बदले पेमेंट या पैसा अगर कोई व्यक्ति जाता है बैंक में कर्ज लेने के लिए तो उसको मिल सकता है उस आवासीय अपने मकान के आधार पे कितना उसका कीमत है। तो उसके भूमि का रिकॉर्ड करना और उसकी कीमत को तय करने के लिए स्वामित्व योजना चलाई गई थी 2020 में। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है, और ये जो मेरा गांव मेरी धरोहर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाई गई, दोनों में यही अंतर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 68 पे आते हैं। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई कहते हैं हम इसको, यूएई में, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसमें जो है सबसे बड़े वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट पावर प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन यूनाइटेड अरब अमीरात। अच्छा, इसमें से हमारा क्या टारगेट है ये देख लीजिए जरा, रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का टारगेट है, भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी ऊर्जा प्राप्त करना है। 500 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करना है, किससे? रिन्यूएबल से, यानी नवीकरणीय से, है ना। अब इसमें से क्या क्या आता है रिन्यूएबल में से? तो इसमें आता है सोलर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा इसमें? तीसरे नंबर पे इसमें आएगा स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट, छोटे हाइड्रो पावर प्लांट इसमें आएंगे, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट आएगा, ठीक है। ये सब अलग से एक न्यूक्लियर भी, न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना, ये अलग कंप्लीट इसमें शामिल नहीं होता है। ये तीन बेसिकली होते हैं, ठीक। ये तीन चीजें, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट। ऐसे और भी बहुत कुछ है, जियो थर्मल है, ठीक है, तो अलग है। तीन इसमें से कॉमन है। सोलर में विश्व में भारत की 4th रैंक है, यानी सौर ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में भारत की 4th रैंक है। पवन ऊर्जा में 5th रैंक, 5th रैंक है संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व में, ठीक है, याद रखना, इसी को आगे बढ़ाने की गुंजाइश है ना, ये टारगेट है। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या आ गया? ए, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। और न्यूक्लियर रिएक्टर वाले में क्या कंडीशन है कि 2032 तक कुल ऊर्जा उत्पादन का, कुल ऊर्जा उत्पादन का 25% प्राप्त करना है न्यूक्लियर रिएक्टर से, 25% टोटल का। अभी प्रेजेंट में कितना हो रहा है? लगभग 3%। वर्तमान में मात्र 3% हम कर पा रहे हैं, 2 पॉइंट कुछ, ठीक है, 3% के आसपास। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? कॉमन, फातिमा बीबी थी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट अगर कहा जाए कि भारत की प्रथम महिला जज कौन थी, तो आंसर हो जाएगा अन्ना चांदे, अन्ना चांदे, ठीक है। ये भारत की पहली महिला जज थी। अंग्रेज के टाइम पर ही ये हाईकोर्ट में नियुक्त हुई थी। फिर जब भारत आजाद हुआ उसके बाद भी ये हाईकोर्ट में, कई सारे हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी सेवा दी थी। तो भारत की प्रथम महिला जज जो है वो अन्ना चांदे होगी। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज की बात आएगी तो फातिमा बीबी, जिनका अब निधन हो चुका है, ठीक। 69 और 70, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? एक तो क्वेश्चन देखिए यहीं से निकल सकता है कि जो सबसे बड़ा म्यूजियम बन रहा है उसका नाम एक्चुअली में क्या है, तो नाम है युगे युगीन भारत, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और ये बन कहां रहा है? ये यूटी न्यू दिल्ली में बन रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया न्यू दिल्ली या नई दिल्ली, ठीक है। यहां पर इसका फॉर्मेशन, ये स्थापना, ये जो कहें इसको,
किया जा रहा है। तो ये आज का जो ये टेस्ट था, इसका ये डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। चलिए नमस्कार साथियों। आज हम लोग कॉमन पेपर का जो मैथ्स का टेस्ट हुआ था उसमें हम लोग जो क्वेश्चन मैथ का होता है उसका हम डिस्कशन लेकर आए हैं और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जो कॉमन पेपर है उसका मैं मैथ्स का डिस्कशन कर रहा हूँ। इसमें देखेंगे जो ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, ये पहला सवाल क्या है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है कि यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूल है। मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स। और रूट्स क्या है? रूट्स है इसका मतलब कि x का वैल्यू, रूट का मतलब होता है कि x का वैल्यू द्विघात समीकरण है ना। द्विघात समीकरण जब है तो रूट, द्विघात समीकरण जब है तो x का दो वैल्यू होगा, x का दो वैल्यू होगा, उसी को हम लोग x इसीलिए हम लोग बोलते हैं x को रूट बोलते हैं। मतलब x का जो वैल्यू होता है उसको हम रूट बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब x का दो मान की बात किया गया। हम देखो इस तरीके से भी बना सकते हैं, द्विघात समीकरण तरीके से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे इसको अगर हम तोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू अगर 0 है, गुना करने के बाद इतना आना चाहिए, इसको ऐसा तोड़ेंगे ब्रेक में, गुना करने के बाद आना चाहिए 12, तो 12 गुना करके 12 और जोड़ के आना चाहिए 7, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 4x और ये 3x, ये माइनस, ठीक है, और ये आ गया 12 और ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से एक बात समझेंगे, यहां से एक बात समझेंगे कि यहां पे कॉमन लेंगे x, तो आ जाएगा x माइनस 4, और यहां से अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये आ जाता है x माइनस 4। यहां से पता चल गया कि x माइनस 3 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। x मतलब आ गया 3 और आ गया 4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो रूट्स हैं a और b, मतलब a का मान आ गया 3 और b का मान आ गया कितना, मतलब a और b इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। एक इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब x का मान a और x का मान b है, तो ए बी का मान निकल गया 3 4। अब यहां पे हम पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो a का क्यू करेंगे, यहां से आ जाएगा a का क्यू, तो a का क्यू है 3 3 29 27, तो ये आ गया 27 और ये आ गया 64 a का स्क्वायर 3 3 9 4 चौक 16 1, ये आ गया आपका 91 और 26। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5, ठीक है, 3.5 समथिंग ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका 3.5 आंसर आ गया, मतलब ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? इस बात को हम समझ पाए कि यहाँ पे जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसका दो वैल्यू है, एक ए है और एक बी है। मतलब x का वैल्यू दो वैल्यू निकलेगा, द्विघात समीकरण है तो x का दो वैल्यू निकलेगा और x का दो वैल्यू जो है वो ए बी है। और यहां से हम फाइंड किए कि दो वैल्यू आपका 3 और 4 है, इसका मतलब a का मान आपका 3 और b का मान आपका 4 आ गया। अब इसी a और b को यहाँ पे पुट कर देंगे और सॉल्यूशन निकाल देंगे, तो ये आ गया 3.5 इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कर है दो संख्याओं का योगफल, दो संख्या मान लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 80 और उनके अंतर दे रखा है, सॉरी योगफल दिया वो 80 और अंतर दे रखा है आपका 8। जब भी अगर x की वैल्यू निकालने की मैं बात करूं, जब भी x का वैल्यू निकालने की बात करूं तो दोनों को जोड़ेंगे। जब भी अगर प्लस माइनस में दिया है, प्लस माइनस में दिया है और बड़ी वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ गया 88/2, तो ये आ गया 44। और y की अगर बात करें निकालने का तो इसको यहाँ पे घटा देंगे, ये 72
और इसका आ गया आपका 36। तो यही रेशियो पूछ रहा है, बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो पूछ रहा है। पहली और दूसरी संख्या, पहली x है तो ये आपका 44 और ये आपका 36, कट गया 11:9। ये आपका ई इज द राइट आंसर, ई इसका सही आंसर है। क्या इस बात को समझ पाए? क्या यहां तक क्लियर है? बताएंगे? क्लियर है यहां तक? इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं कि यहां पे जब भी x प्लस वाई दिया हो, x माइनस वाई का वैल्यू दिया है, तो x का निकालना है, बड़ी डिजिट को निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, और छोटी को निकालना है तो दोनों को अंतर करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये भी सवाल आपका कंप्लीट हो गया, यहां तक कोई दिक्कत? अगला क्या रखा है, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहां दिया हुआ कि 3 संख्याओं का माध्य 53 है ना, 3 संख्याओं का माध्य 53 है। आंकड़ों के इस समूह का प्रास जो है 28। प्रास का मतलब क्या होता है? रेंज। प्रास का इंग्लिश कहते हैं उसको रेंज, है ना। यहां पे जो इसका रेंज है वो दिया हुआ है 28, और 3 संख्या आपके पास दे रखा है, 3 संख्या आपके पास दे रखा है, मान लेते हैं ए, बी और सी। तो रेंज की बात किया, रेंज का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का अंतर को ही हम लोग बोलते हैं रेंज। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। रेंज की बात किया, इसका मतलब कि पहली संख्या अगर x रहा होगा तो जो लास्ट वाली संख्या है मैक्सिमम जो होगा, इसको मानते हैं ये मिनिमम है और ये आपका मैक्सिमम है, मान लेके चलते हैं। तो ये जो मैक्सिमम होगा तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 28, x प्लस 28। देखिए इसका इसके अंतर जो होगा वो 28 का अंतर होगा। क्या इस बात को समझ पाए? जो प्रास होता है वो लिस्ट नंबर और मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम प्रास बोलते हैं, उसी को हम लोग प्रास बोलते हैं। ठीक है, रेंज बोलते हैं। तो यहां पे देखा गया कि अगर मिनिमम संख्या ए बी सी 3 संख्या एज्यूम किए गए हैं, ये मिनिमम संख्या देखा जाए तो ये x हुआ, ये बढ़ते क्रम में होगा, ये x होगा तो ये x प्लस 28 होगा। देखो बीच का अंतर आपका 28 ही है। उसके बाद b का संख्या निकालना है, कह रखा है कि जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, तो ये आपका छोटी है, ये बढ़ते क्रम में है, तो ये दोनों छोटी है, तो दोनों छोटी में एक x है और दोनों के बीच का अंतर 8 है, तो ये संख्या आपका आ जाएगा x प्लस 8। देखिए अंतर 8 का हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात? यहां इसको अगर जब सभी को सम करेंगे, जोड़ेंगे, x x x ये आ गया 3x, और 28 और 8 आ गया 36। ये तीनों संख्याओं का सम की अगर बात किया गया हम लोग के अनुसार इतना आया, लेकिन तीनों संख्याओं का जो माध्य, माध्य मतलब एवरेज, माध्य का मतलब एवरेज, माध्य का मतलब होता है एवरेज। तो एवरेज को अगर संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवरेज को अगर संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल कर आता है? जब एवरेज को संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल कर आता है? निकल कर आता है आपका ये सम। तो तीनों संख्याओं का योग हम लोग के अनुसार इतना है, लेकिन क्वेश्चन में इतना दे रखा है, तो यहां से 3 तिया 9, 5 तिया 15, 59, और ये आएगा 3x प्लस 36। तो 3x यहां से अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3, मतलब x बराबर आ गया 41, x बराबर 41 आ गया। तो पूछ रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमोंग द थ्री, मतलब इस तीनों संख्या में लार्जेस्ट नंबर कौन होगा? c, और कितना होगा भाई? ये 41 प्लस 28, तो ये 8 1 9 और ये आ जाएगा 69। ए इज द राइट आंसर। क्या इस बात को आप समझ पाए? क्या इस क्वेश्चन जो कह रहा था क्या उसको हम लोग पकड़ पाए कि नहीं? क्या कह रहा था, क्या क्वेश्चन क्या निकाल रहा था, इस चीज को आप समझ पा रहे थे कि नहीं? चलिए इसका आंसर आ गया कितना? 69। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अगला बोला है यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में, किसी गांव की संख्या जनसंख्या 5 वर्ष में
1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गया। तो यहां से अगर देखा गया तो ये दोनों में डिफरेंस देखा गया कि डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस जब देखा गया तो 0 0 यहां से 5, यहां 12 में से 5 गया 7, और यहां पे 15 में से ये 8, 87। ये आपका 5 साल में इतना वृद्धि हुआ। 5 साल में ये इतना वृद्धि हुआ। तो एक बात बताओ मेरे भाई कि एक साल में कितना वृद्धि हुआ होगा। तो एक वर्ष में वृद्धि कितना हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, 87,500 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 5 इकाई 5, 5 सती 35, 5 ये इतना आएगा। 17,500 एक साल में वृद्धि होगा। तो यहां निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो एक साल में वृद्धि हुआ किससे हुआ, 1,75,000 से एक साल में वृद्धि किया हुआ वो इतना था, और गुणा 100, परसेंटेज निकालना है कितना वृद्धि हुआ था। तो देखिए यहां से 3 0 1 0 1 0 कैंसिल कर देंगे, ये कट जाएगा एक बार में, और ये 10 आ गया, मतलब ये आ गया 10% इज द राइट आंसर। इस बात को समझे कि 1,75,000 से 2,62,000 हो चुका था, 2,62,500 हुआ। तो 5 साल में इतना वृद्धि हुआ, 5 साल में 87,500 वृद्धि हुआ। तो एक साल में कितना वृद्धि हुआ, तो एक साल में वृद्धि किया गया 17,500। 17,500 एक साल में अगर वृद्धि किया तो एक साल में परसेंटेज कितना वृद्धि होगा, तो 1,75,000 बटा 17,500 1,75,000 से वृद्धि हुआ एक साल में 17,500, एक साल में 17,500, और है कितना 1,75,000, मतलब 10% की वृद्धि हुआ। आंसर सी इज द राइट आंसर। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक सवाल कर रहा है कि एक दुकानदार को 4,800 रुपया में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है। मतलब ये जो 4,800 में जो बेच रहा है ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन 20% की हानि हो रहा है। इसका मतलब ये 80% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है? 80% के बराबर है। 1% का वैल्यू आप निकालते हैं तो यहां से बोला कि 20% लाभ कमाने के लिए, मतलब 1%, एक डिवाइड कर दिया 1% निकालना, 20% लाभ कमाने के लिए कोई भी चीज अपने आप में 100% तो आता है, 20% लाभ तो 120%। परसेंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 8 छक 48, तो ये आ गया 12 छक 72, 100 बी इसका सही आंसर है। क्या इस बात को समझ पाए? है ना। यहां बोला कि 20% की हानि होती है, मतलब कोई वस्तु का सीपी जो होता है वो 100 होता है, 20% की हानि, और मतलब ये 80% का दाम आपका कितना है, इतना है। तो 1% का दाम की अगर बात करें तो ये कट जाएगा 8 छक 48, मतलब 60 हो जाएगा 1% का। तो हमको चाहिए कितना, 120% में कितना आएगा, तो 6 गुना 1200, 120, तो 12 छक 7200। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है, यहीं से थोड़ा सा देख लेंगे। a प्लस बी, साइन a प्लस बी दिया हुआ √3/2। एक बात बताएं, √3 ये साइन a प्लस बी, साइन की कौन से वैल्यू पे √3/2 आता है, तो साइन 60 बराबर √3/2 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी का जो मान होगा, एंगल होगा, वो 60 डिग्री होगा। कॉस के कौन से वैल्यू पर, कॉस के किस वैल्यू पर ये √3/2 आता है, तो ये आपका 30 डिग्री। अगर हम कॉस 30 डिग्री रखेंगे तो ये वैल्यू आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी 30 डिग्री आया। तो अभी हम आपको बताए थे कि जब प्लस माइनस में दिया होता है तो अगर बड़ा एंगल निकालना है तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। अगर छोटा वाला निकालना है, बी का निकालना है, तो दोनों को अंतर करेंगे, अंतर आ गया 30 और इसका आधा कर देंगे, तो ये आंसर आ गया कितना, 15। मतलब ये आंसर 15। तो ए का 45
और बी का 15, ए आपका राइट आंसर है। क्या इस बात को आप समझ पाए? क्या इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए? क्या इस क्वेश्चन को समझ पाए कि क्या यहाँ पे कह रहा था और क्या चीज हम लोग किए? यहाँ दिया हुआ था कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू √3/2 होता है। तो √3/2 कब होता है? साइन के किस वैल्यू के लिए √3/2 होता है? साइन के 60 डिग्री बराबर होता है √3 बाय, मतलब a प्लस बी आ गया 60। √3/2 कॉस के किस मान के लिए √3/2 होता है? कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 होता है। तो यहां से हम ये निकालकर आपके सामने रख दिए। क्लियर है? अगले सवाल, नेक्स्ट सवाल पे कह रहा है 6000 के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? रेशियो मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं। रेशियो मेथड, देखिए 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं? तो एक साल में 10 से हो गया कितना? 11। दूसरा साल में भी 10 से कितना हो गया? 11। तो ये आ गया आपका 100, ये पी हुआ और ये अमाउंट हो गया 121। 100 रुपया मूलधन था, अमाउंट 121, तो ब्याज कितना हुआ? 21। ये आपका सीआई था, कंपाउंड स्टेज। और इसी क्या निकालना है आपको? हाँ, तो यही सीआई निकालना है। तो 6000 जो है आपका क्या किसका है? 6000 आपका मूलधन है, मूलधन प्रिंसिपल है। तो यहां देखेंगे रेशियो में कितना है? 100। 100 यूनिट बराबर 6000, 100 से डिवाइड कर दिया, 1 यूनिट का मान आ गया 21 निकालना है। 0 0 कैंसिल, 1260 सी आई आ गया इसका, 1260 सी आई आ गया रेशियो मेथड से। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कंप्लीट समझ में आया कि नहीं? तो ये आ गया आपका आंसर, सी आई का मान आ गया कितना? 1260। ठीक है, देख लेंगे कहीं पे अगर डाउट है तो बोलेंगे। ये आपका अमाउंट हो, ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका सॉरी ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका सीआई हो गया। सीआई 21 यूनिट है, जो प्रिंसिपल है 100 यूनिट है, 100 यूनिट बराबर 6000। तो 1 यूनिट का 600 से डिवाइड किए, निकालना था सीआई तो x 21। अगर निकालना होता है अमाउंट तो 121 गुना करते, आंसर आ जाता। यदि एक घन की भुजा, मतलब a बराबर दे रखा है 9.9√3, इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगा? एक बात समझना कि अगर हम ये एक घन को बनाते हैं, अगर हम ये घन को बनाते हैं तो हमको विकर्ण की अगर मैं बात करूं तो इस कोना से लेकर इस कोना तक ये विकर्ण होगा। ठीक है, ये विकर्ण होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं विकर्ण, है ना? या क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल। और इसके जो डायगोनल होते हैं, ये ए है, ये भी ए है, इसको जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√2। और ए का मान देखेंगे वहां 9√3 है, सॉरी a√3। तो यहां से आएगा 9√3, इसका जो फॉर्मूला होता है डायगोनल का a√3। तो इसका जो निकालना होता है वो आपका ए का मान दे रखा है 9√3 इंटू √3। तो 3 3 होती है 27, ये आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। सही आंसर, इसका सही आंसर कितना होगा? 27 इसका राइट आंसर है। क्या इस बात को आप फिर समझ पाए? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक हम लोग कर चुके हैं, मैथ्स का आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है। कैसा लगा इस चीज को आप कमेंट में, ठीक है ना? मैथ्स की सारी चीजों को आप समझ पाए कि मैथ्स में जो कॉमन पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 8 क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को हम कैसे बना पाए, उस क्वेश्चन को कैसे डील कर पाए, चीजों को हम समझाएं एक एक तरीके से, एक एक बारीक बारीक तरीके से। ठीक ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।